हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइकोमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टेंस। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा है, EMI। क्या होता है ये? अगर हम किसी भी सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें एक करंट और EMF इंड्यूस हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फ्लक्स चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट ए, जिसको हम लिख सकते हैं BA cos थीटा। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए आइदर हम B चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, या A को चेंज कर सकते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल, या हम जो है कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको हम स्पिन करा दें या उसका ओरिएंटेशन किसी और तरह से चेंज कर दें, तो भी उसमें फ्लक्स चेंज होगा और EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है और इसमें जो है कोई करंट I फ्लो हो रही है, तो क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये सोलेनोइड लिए हमने, इसमें करंट I फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, जिसमें म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I करंट। अब अगर हम I को चेंज करेंगे तो क्या होगा? B भी चेंज होगी, यानी कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। बाकी चीजें तो कांस्टेंट हैं दोनों। तो जैसे ही हम I को चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अगर हम इसी कॉइल का फ्लक्स निकालें, फ्लक्स किस पे चेंज डिपेंड कर रहा है? BA cos थीटा। अगर B चेंज होगा तो क्या होगा? फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है। या केस ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक कॉइल ली है और उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, जो फेराडेज एक्सपेरिमेंट था हमारा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई कितनी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब इसके पास हम दूसरी कॉइल लेके आते हैं तो वो कॉइल भी इसकी फील्ड में रखी हुई है। अब हम इसमें करंट चेंज करेंगे तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स हम इसी कॉइल का लें, सेम कॉइल का, या नेबरिंग कॉइल का लें, फ्लक्स विल बी डिपेंडेंट ऑन करंट। व्हाई? बिकॉज B is डिपेंडिंग ऑन करंट। या हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड करंट दैट इज कांस्टेंट, and this constant is called inductance. The constant of proportionality in this relation is called inductance. और ये inductance किस पे डिपेंड करता है? Depends only on the geometry of the coil and intrinsic material properties। कि हमने जो coil ली है उसकी लेंथ कितनी है, उसमें कितने टर्न्स हैं, या उसके अंदर हमने कोई और मटेरियल लगाया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था। कैपेसिटेंस पढ़ा था हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किस पर डिपेंड करता है? प्लेट एरिया पे, प्लेट सेपरेशन पे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरविनिंग मीडियम। हमने C निकाला था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर एयर है तो। और अगर एयर की जगह हम कोई मीडियम रख देते हैं तब कितना आता है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि कैपेसिटर के डायमेंशंस पे और उसके अंदर हमने क्या मटेरियल रखा है। तो इसी तरह से ये जो इंडक्टेंस है ये भी जो है, जो हमने कॉइल ली है उसके डायमेंशंस पर डिपेंड करता है और हमने उसके अंदर क्या मटेरियल यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? अगर हम इससे निकालें ये फाई अपॉन आई, तो फाई के लिए क्या हो गया हमारे पास? वेबर, और आई के लिए एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, and this Weber per ampere is called Henry, denoted by capital H. It is named in the honor of Joseph Henry, who discovered electromagnetic induction in USA independently of Faraday in England. Faraday ने इंग्लैंड में किया था और इन्होंने भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये जो है हेनरी के नाम पे इसकी यूनिट हेनरी दे दी गई है। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। और डायमेंशन निकाल सकते हैं, करंट के डायमेंशन, इसकी फ्लक्स के डायमेंशन और करंट के डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे, विल गेट द डायमेंशंस ऑफ दिस। अब ये हमने पढ़ा था कि अगर हम जो है एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो उस कॉइल के में जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा, साथ ही हम नेबरिंग कॉइल लेके आएंगे तो उसमें भी फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है। तो यानी कि हम इंडक्टेंस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहला सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? इफ एन EMF is induced in a single isolated coil
due to the change of magnetic flux through the coil by means of varying the current through the same coil. This phenomenon is called self-induction. हमने एक कॉइल ली है और जो है उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, आई करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब इसी कॉइल का अगर हम फ्लक्स लिंक निकालें तो कितना होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा, और B चेंज हो रहा है क्योंकि हम I चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स भी जो है वो चेंज होगा। या हम कह सकते हैं द फ्लक्स ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द सेम कॉइल, और वी कैन राइट द फ्लक्स is equal to a constant L into I. This constant of proportionality L is called self inductance of the coil. Self inductance क्यों? क्योंकि उसी कॉइल में हम चेंज कर रहे हैं करंट और उसी कॉइल का हम फ्लक्स देख रहे हैं, उसी में जो है इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है। It is also called the coefficient of self induction of the coil. And SI unit of this is Henry and denoted by H, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, that is Weber पर एम्पियर विच इज कॉल्ड हेनरी। अब सेल्फ इंडक्टेंस को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये तो हमने बता दिया कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। अब डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन से डिफाइन करेंगे। इफ वी टेक I इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन वी गेट 5B इज इक्वल टू L. It means self inductance of a coil is equal to the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the coil. The self inductance of a coil is defined as equal to the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the coil. इसको हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा? EMF डेवलप होगा। इसमें हमने लिखा है फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू I। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें जो है EMF भी डेवलप होगा, और अगर हम फेराडेज लॉ से निकालें तो EMF कितना होगा? EMF इज इक्वल टू माइनस d∅b बाई dt, या हम लिख सकते हैं माइनस d बाई dt ऑफ L इंटू आई, या हम लिख सकते हैं इसको फर्दर E इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको हम। अब अगर हम इसमें di बाई dt इसको हम कितना ले लें? यूनिटी, यानी कि 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब क्या होगा? E इज इक्वल टू माइनस L। माइनस साइन सिर्फ जो है EMF की डायरेक्शन बता रहा है कि EM जो है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, यानी कि उस कॉज को अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम इसकी? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी डिफाइंड एज इक्वल टू द EMF produced in the coil when the rate of change of current is unity. The self-inductance of a coil can be defined as equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unity. And the self-induced EMF always opposes any change of current in the coil. Why? According to Lenz law. अगर हम कॉइल में करंट बढ़ाएंगे तो EMF कैसे होगा कि वो जो है उसको करंट को डिक्रीज करने की, फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो करंट को जो है ऑपोज करेगा। इसीलिए हम इसको बैक EMF भी बोलते हैं कई बार। तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर लिया है। अब हम निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। सपोज वी आर हैविंग ए लॉन्ग सोलिनॉइड जिसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रही है और उसकी लेंथ है L। सपोज N इज द टोटल टर्न्स, जितने भी टर्न्स है वो हमने N मान लिए हैं, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N अपॉन L। और ये जो एरिया है इसका कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम A ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब जब हमने इसमें करंट फ्लो करी है तो क्या होगा? इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और वो कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलिनॉइड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू I। इतनी फील्ड डेवलप हो जाएगी।
अब इतनी फील्ड डेवलप हो जाएगी तो इससे फ्लक्स लिंक्ड होगा। फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। हमको निकालना है phi b, दैट इज इक्वल टू b डॉट a। b इस डायरेक्शन में है along the एक्सिस। अगर हम इस कॉइल का एरिया वेक्टर लें तो एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। साथ ही इसमें कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, तो n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट phi b इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई b। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? म्यू नॉट n i इंटू a इंटू cos 0 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1। फर्दर क्या लिख सकते हैं इसको हम? इट इज इक्वल टू n को हम लिख सकते हैं कितना? स्मॉल n इंटू l, ये लिख सकते हैं। देन म्यू नॉट n i इंटू a, या हम लिख सकते हैं द फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर l i इंटू a। इतना आ गया ये फ्लक्स। और अभी हमने इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, दैट इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद यूनिट करंट फ्लो से द कॉइल, यानी कि L इज इक्वल टू phi b अपॉन i, ऐसे डिफाइन किया था हमने। तो अगर हम phi b अपॉन i लिखेंगे तो L कितना आ जाएगा? L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर L a, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर हमारे पास लॉन्ग सोलेनॉइड है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू a। अब इसमें अगर हम if we fill the inside of the solenoid with a material of relative permeability mu r, for example soft iron which has a high value of relative permeability, तो हम क्या करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कोई कोर लगा लेते हैं। और कोर कैसा लगाते हैं हम? जिसका कि रिलेटिव परमेबिलिटी हाई है। तो उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? इट विल बिकम म्यू नॉट इंटू म्यू आर n स्क्वायर l इंटू a। तो हम देख रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स ज्योमेट्री एंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है मीडियम की, और जो है उसमें कितने टर्न्स हैं, उसकी लेंथ कितनी है, एरिया कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को भी हम नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, अगर हम n को सब्स्टिट्यूट कर दें कितना? कैपिटल N अपॉन L, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। इसी तरह से इक्वेशन को भी लिखा जा सकता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर a अपॉन l। The self-induced EMF is also called the back EMF as it opposes any change in the current। क्योंकि करंट को अपोज करता है ये, therefore it is also known as back EMF। And physically the self-inductance plays the role of inertia। Inertia पढ़ा है हमने, क्या होता है? Inertia is the property of the bodies due to which they resist any change in its state of rest or state of motion, उसको resist करते हैं। इसी तरह से ये जो self inductance है, it also resists any change of current, चाहे हम करंट को इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें तो ये उसको अपोज करेगा। सो इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। जो काम मैकेनिक्स में मास करता है वही काम जो है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है सेल्फ इंडक्टेंस प्ले करता है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम इंडक्टर में करंट को चेंज करते हैं तो उसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है जो कि करंट के चेंज को अपोज करता है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक इंडक्टर है और उसमें हम उसको हम करंट सप्लाई करते हैं तो करंट स्टार्टिंग में जब 0 से लेके आई तक किसी वैल्यू तक जाएगी, चेंज होगी, तो उस टाइम क्या होगा? एक बैक ईएमएफ जो है डेवलप होगा क्योंकि करंट चेंज हो रही है और वो इस करंट को अपोज करेगा। यानी कि अगर हमें करंट को इस सर्किट में बढ़ाना है तो हमें उस ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कैसे स्टोर हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। So work needs to be done against the back EMF in establishing the current. This work done is stored as magnetic potential energy. और ये back EMF कितना प्रोड्यूस होता है? back EMF E is equal to minus L di by dt। इतना EMF प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है।
तो मान लीजिए किसी टाइम में सर्किट में करंट जो है वो I है, तो रेट ऑफ वर्क डन क्या होगा? रेट ऑफ वर्क डन दैट इज पावर, जिसको हम लिखते हैं dW/dt। और कैसे निकालते हैं इसको? I × V, ऐसे निकालते हैं। सर्किट में करंट कितनी है? I, और V मतलब बैक EMF। बैक EMF कितना है? -L/dI/dt। ठीक है, लेकिन इसका हम जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो विल राइट L × I × dI/dt, या हम लिख सकते हैं dW = LI/dI, क्योंकि ये dt कैंसिल हो जाएगा। dW = LI/dI। तो हमको करंट जो है DI करंट को चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ा? dW वर्क करना पड़ा। अगर हमें निकालना है टोटल वर्क 0 से लेके I तक का, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एस्टेब्लिशिंग द करंट I, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, कहाँ से? 0 से लेके I तक, दैट इज LI/dI। इसमें L कांस्टेंट है, ये तो सिर्फ कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। 0 to I, इंटीग्रेशन ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू I, एंड वी गेट LI² / 2, लिमिट से 0 से I। So what is the work done? That is equal to ½ LI²। इतना वर्क करना पड़ा। इतना वर्क करना पड़ा तो किस में कन्वर्ट हो गया ये सारा वर्क? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में। एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉइल इज ½ LI²। अगर हम किसी कॉइल में 0 से I तक करंट बिल्ड करते हैं और L उसका इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है? ½ LI²। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल m कितना होती है? ½ mv²। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस शोज दैट L इज एनालॉगस टू m। यहाँ पे m है जो कि वेलोसिटी को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे L है जो कि करंट को अपोज करता है। Or we can say L is the electrical inertia and opposes the growth and decay of current in the circuit. जैसे mass is the mechanical inertia, वो mechanics में जो है motion को oppose करता है, इसी तरह से electricity में L क्या है? That is inertia which opposes the growth and decay of current. तो सेल्फ इंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या होता है? इफ एन EMF is induced in a coil due to change of magnetic flux through the neighboring coil by means of varying the current through the neighboring coil, this phenomena is called mutual induction। अगर हमारे पास एक coil है, this is coil 1, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, करंट I फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड B = μ0 Ni। अगर हम इसके नेबरिंग कॉइल रख दें, इसके पास में एक कॉइल रख दें, तो क्या होगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो इस कॉइल से भी लिंक्ड है, सेकेंड कॉइल से भी। तो सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स होगा φB2, ये जो है फर्स्ट कॉइल की करंट मान लीजिए I1 है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, या हम लिख सकते हैं फ्लक्स ऑफ द सेकेंड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, या हम कह सकते हैं फ्लक्स ऑफ द सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू ए कांस्टेंट M12 into current. This constant of proportionality is called mutual inductance of the first coil with respect to the other coil. या हम इसको क्या बोलते हैं? Coefficient of mutual induction for the pair of coils. Unit of mutual inductance is same, that is Henry. Same unit आएगी अगर इससे देखें तो Weber per ampere, which is called Henry. अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन किया था। कैसे? I1 को अगर हम 1 एम्पियर ले लें, देन वी गेट φB2 = M12। इट मीन्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस of a pair of coil is equal to the flux linked with the second coil when unit current flows through the first coil. The mutual inductance of a pair of coils is defined as equal to the magnetic flux linked with one coil when unit current flows through the neighboring coil. ठीक है, इसको फर्दर EMF के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो EMF भी चेंज होगा। तो हमने लिखा है φB12 = M12 into I1। B2 सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स है
वो फर्स्ट कॉइल की करंट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस करंट को चेंज करेंगे तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा। When the current is changed, the flux linked with the coil changes and an EMF is induced in the coil. And that EMF is given by, according to Faraday's law, minus d phi b2 upon dt. या इसको हम लिख सकते हैं minus d by dt of m12 into I1. या लिख सकते हैं E is equal to minus m12 into di1 by dt. ठीक है, अगर हमें इस टर्म को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? इफ वी टेक di1 by dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, जो फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हो रही है उसकी रेट क्या है? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा? देन E इज इक्वल टू माइनस M12, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड कॉइल इज डिफाइंड एज द EMF प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल व्हेन rate of change of current in the other coil is unity. इसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते हैं। हमने जो है कॉइल 1 ली है ये, और ये कॉइल 2 ली है। अब जो है कॉइल 2 में करंट I पास हो रही है, I2, तो इसकी फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और इसका जो फ्लक्स है phi B1 that will be proportional to current in the second coil. Flux of the first coil will be proportional to the current in the second coil. या हम लिख सकते हैं flux of the first coil it is equal to M21 into I2. ठीक है, तो इस तरह से हम M21 को भी डिफाइन कर सकते हैं कि M21 क्या है? Mutual inductance of second coil with respect to first coil is equal to the flux linked with one first coil when unit current flows in the second coil. अगर EMF के टर्म्स में लिखेंगे तो E is equal to minus M21 di2 by dt. तो इसमें हम इसको 1 ले लेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल कैन बी डिफाइंड एज द EMF प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल व्हेन rate of change of current in the second coil is unity. या हम लिख सकते हैं the mutual inductance of a pair of coils can be defined as equal to the EMF induced in one coil when the rate of change of current in the other neighboring coil is unity. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करने के बाद अब हम जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसके लिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, यानी कि हमने दो सोलेनॉइड्स ली हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है, कोएक्सियल है। कोएक्सियल मींस एक ही एक्सिस। ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये एक्सिस है। ये पहली सोलेनॉइड है S1, ये जो छोटी वाली दिखाई दे रही है आपको, छोटे कॉइल्स हैं इसके, छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये पहली सोलेनॉइड है, इसकी रेडियस R1 है और लेंथ L है। इसी के ऊपर हमने दूसरी सोलेनॉइड वाइंड करी है S2, जिसकी रेडियस R2 है और लेंथ उसकी भी सेम है L, यानी कि वन ओवर द अदर, द टू कॉइल्स आर बाउंड वन ओवर द अदर। पहली वाली में टोटल टर्न्स N1 है और दूसरी वाली में टोटल टर्न्स N2 है। ठीक है, तो हम इस पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम फर्स्ट कॉइल में सोलेनॉइड में करंट पास करेंगे और दूसरी का फ्लक्स लिंक निकालेंगे। इसी तरह से सेकंड में पास करेंगे और फिर हम फर्स्ट का फ्लक्स लिंक निकालेंगे। तो सपोज I2 इज द करंट इन S2। हमने ये जो बाहर वाली सोलेनॉइड है इसमें हमने करंट पास करी I2। ठीक है, तो क्या होगा? इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। कितनी? B2। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड along the axis। B2 फील्ड डेवलप हो जाएगी, वो कितनी होगी? म्यू नॉट N इंटू N2 इंटू I2। म्यू नॉट NI होता है, सेकेंड कॉइल के लिए ले रहे हैं म्यू नॉट N2 इंटू I2। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कॉइल है ये इसकी फील्ड में रखी हुई है, तो इसमें कुछ फ्लक्स लिंक्ड होगा। इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1। S1 में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हम कैसे निकालेंगे? फ्लक्स फर्स्ट कॉइल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द फर्स्ट कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी? सेकेंड कॉइल की, इनटू एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल। B डॉट A लेंगे, लेकिन B और A सेम ही डायरेक्शन में है तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। या हम लिख सकते हैं
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल दैट इज इक्वल टू N1. N1 कितना होगा? जो फर्स्ट कॉइल है उसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और लेंथ कितनी है उसकी? L. तो इसको हम लिख सकते हैं N1 इंटू L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. B2 हमने निकाला है, कितना है? μ2 N2 इंटू I2. और एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस कितनी है? R1, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर. ठीक है. अब हमने इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में लिखा था, क्या लिखा था इसको हमने? M12 इंटू I2. तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर. I2 कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर. ठीक है. या अगर हम N1 को लिखें कितना? N1 अपॉन L और N2 को लिखें N2 अपॉन L, तो हम लिख सकते हैं M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू पाई R1 स्क्वायर. So that is the mutual inductance of first coil with respect to second. Next we pass current in this coil. अगर अब जो है हम I1 current, let I1 is current in S1. तो क्या होगा? इसकी एक्सिस के अलोंग फील्ड डेवलप हो जाएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? दिस इम्प्लाइज दैट जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1. ये जो B1 फील्ड डेवलप हुई है दैट इज म्यू नॉट N1 इंटू I1. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द S2. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड सोलेनॉइड S2. वो हम कैसे निकालेंगे? B52 दैट इज इक्वल टू, इसमें टोटल टर्न्स कितने हैं? N2 होंगे. देन B1 फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. अब एरिया क्या लेंगे हम? इसका बड़ी कॉइल का एरिया तो इतना ही है, बड़े वाला R2 है इसकी रेडियस, लेकिन ये जो फील्ड है वो सिर्फ इतने पोर्शन में है. फील्ड सोलेनॉइड की हमने देखी थी, वो एक्सिस के अलोंग होती है और एक्सिस के बाहर फील्ड जो है वो जीरो होती है. तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है नेग्लिजिबल है. तो जो एरिया लिंक्ड है वो फर्स्ट कॉइल का ही लेंगे. ठीक है. सो वी गेट फाई B2 is equal to N2, that is N2 into L. B1 that is mu naught N1 I1 and A1 that is pi R1 square. इसको हम लिख सकते हैं M21 into I1 that is equal to mu naught N1 N2 L I1 into pi R1 square. I1 कैंसिल हो जाएगा. You will get M21 is equal to mu naught N1 N2 L into pi R1 square, जो कि सेम है जो हमने क्या निकाला था? M21 निकाला था और M12 दोनों ही सेम आते हैं और उसको हम लिख सकते हैं सिंपली M. या अगर हम N1 और N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, N1 is equal to N1 upon L, N2 is equal to N2 upon L, then we can write M is equal to mu naught N1 N2 into upon L into pi R1 square. That is the mutual inductance of the pair of solenoids. और अगर हम इन सोलेनॉइड के बीच में एक मीडियम लगा दें जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? M will become म्यू नॉट इंटू म्यू आर N1 N2 upon L multiplied by 5R1 square. यानी कि उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. कितना इंक्रीज हो जाएगा? म्यू आर टाइम्स. क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड. करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड. इफ एन एवरेज EMF 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. I1 गिवन है हमको, कितनी है? 5 एम्पियर. I2 कितनी है? 0 एम्पियर. और टाइम कितना लग रहा है? दैट इज 0.1 सेकेंड. EMF कितना इंड्यूस हो रहा है? दैट इज 200 वोल्ट. निकालना क्या है हमको? सेल्फ इंडक्टेंस. सो वी कैन राइट
E is equal to minus L di by dt, or we can write it is equal to minus L I2 minus I1 upon delta t. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 200 is equal to minus L 0 minus 5 upon 0.1, or we can write L is equal to 200 into 0.1 divided by 5, which is equal to 4 Henry. So the self inductance of the coil is 4 Henry. Next, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 seconds, what is the change of flux linkage with the other coil? Mutual inductance given है हमको कितना है 1.5 Henry, और current change क्या हो रही है I1 से I2. I1 is 0 ampere, I2 is 20 ampere. टाइम कितना लग रहा है, that is 0.5 सेकेंड. What is the change of flux linkage? हमको निकालना है d phi कितना है. ठीक है, कितना फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है. कैसे निकालते हैं हम? We write E is equal to minus m d I by dt, या हम लिख सकते हैं minus d phi b by dt is equal to minus m di by dt, or we can write d phi b is equal to m into di, that is equal to 1.5 into change in current, that is 20 ampere. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 Weber. So the change in magnetic flux linked with the coil, that is 30 Weber. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा AC जनरेटर. तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग.